आज हम आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर में लॉ ऑफ रिटर्न के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। कल तक हमने आपको उसके बारे में बताया, उसके अजम्पशन के बारे में बताया और किन किन कंडीशंस में वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लगता है, वो हमने आपको दो कंडीशंस बताई। आज हम आपको बताएंगे स्कोप, इस लॉ के स्कोप क्या क्या है। इसके अंतर्गत जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनके अनुसार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है कृषि पर लागू होता है, किंतु आधुनिक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग यह नियम एक सामान्य नियम है और उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। इतना अंतर अवश्य है कि कृषि में यह नियम जल्दी लागू होता है, किंतु उद्योगों में जहां प्रकृति की तुलना मनुष्यों का प्रभाव अधिक होता है, यह देर से लागू होता है। लेकिन लागू दोनों जगह होता है। कृषि में क्योंकि प्रकृति से है, नेचर के थ्रू हम प्रोडक्शन लेते हैं, तो जो भी नेचर के थ्रू हमको कोई भी चीज पाते हैं उसके अंतर्गत लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जल्दी लागू होता है बनस्बत की मनुष्यों के प्रभाव में आने पर। यानी कि जो अफेक्टेड है, ह्यूमन बीइंग के थ्रू अफेक्टेड जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न देर से लगता है। और इसके मुख्य कुछ कारण जो है वो इस तरीके से हैं। पहला, जो आप मान लीजिए कृषि है, जब भूमि की स्थिर मात्रा के साथ साथ श्रम और पूंजी की अधिक इकाइयां का प्रयोग किया जाता है तो सीमांत उत्पादन घट जाता है। सीमांत उत्पादन घट जाता, उसका एक रीजन है, उसका घटने का एक रीजन है क्योंकि अभी आपको एग्रोनॉमी के ही पीरियड में मैंने आप लोग को दो चीजें बताई हैं, और वो है सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल फर्टिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा और एक उसका जो प्रोपोर्शन है, उन पोषक तत्वों का प्रोपोर्शन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और जब एक पर्याप्त मतलब कि मात्रा और एक अच्छा अनुपात उन पोषक तत्वों का होता है तो मृदा फर्टाइल कही जाती है। और 1 हेक्टेयर में जितने फसल का उत्पादन होता है उसको उस भूमि का उत्पादकता कही जाती है। यह हमने आपको एग्रोनॉमी के उसमें बताया। अब यहीं पर एक पीस ऑफ लैंड है हमारे पास, जो भी हमारे पास भूमि का टुकड़ा है, उसमें श्रम और पूंजी लगाने के बाद हम उसमें एक लेवल तक ही प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। उसकी चाहे हम कितनी भी खाद डाल लें, चाहे हम कितना भी हम उसके अंदर लेबर का इस्तेमाल कर लें, कितनी भी हम अच्छे सीड्स को ले लें, हम उसकी प्रोडक्टिविटी को 1 हेक्टेयर के अंतर्गत आने वाली प्रोडक्टिविटी को हम नहीं बढ़ा पाएंगे। एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद उसमें डिमिनिशिंग रिटर्न आता चला जाएगा। ठीक है। दूसरा है खनिज उद्योग। खानों में खनिज पदार्थ जितनी मात्रा में हम निकालते हैं, खानों से हम जितनी भी मात्रा में खनिज पदार्थ निकालते हैं उतना ही गहरा खोदना पड़ता है, और जितनी गहरी हम खुदाई करते हैं उतना ही अधिक खर्चा आता है। और जब खानों में जितना गहरा खोदा जाएगा उसका प्रतिफल के अनुपात में खर्चा बढ़ता जाएगा। परिणामतः क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, घटते प्रतिफल का नियम लागू होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लग जाएगा। खान की गहरी खुदाई के लिए मजदूरी, प्रकाश और ट्रांसपोर्टेशन आदि पहले से अधिक खर्च करना पड़ता है। जितने हम गहरे जाएंगे उतने ज्यादा हमको मतलब कि हमको मजदूरी का इंतजाम करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा प्रकाश का इंतजाम करना पड़ेगा, लाइट सिस्टम हमको डेवलप करने पड़ेंगे वहां पर। उसके अंदर हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा,
हम हर एक चीज के लिए पैसा ज्यादा पाएंगे, हर एक लेवल पर मिलेगा कितना, उतना ही जो पहले दूसरे तीसरे लेवल पर था वही हमको चौथे लेवल पर हो सकता है उससे कम मिले, हो सकता है हमको उतना ही मिले, लेकिन कॉस्ट उसका क्या है, उसकी कॉस्ट मार्केट में उतनी ही है जो कि फर्स्ट लेवल पर और सेकंड लेवल पर पाया। तो जब हमारा रिटर्न हमको मिलना शुरू हुआ वो डिमिनिशिंग रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग कॉस्ट हो गई, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग कॉस्ट के साथ डिमिनिशिंग रिटर्न लग जाता है। हमने आपको शुरू में बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट बोथ आर द सेम थिंग। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लग जाता है। उसी तरीके से मछली पकड़ना, किसी समुद्र, नदी, झील या तालाब में मछलियों की मात्रा सीमित होती है। जैसे जैसे मछलियां पकड़ी जाती हैं वैसे वैसे उनकी मात्रा कम होती जाती है, जिस कारण अधिक मछलियां पकड़ने के लिए किनारे से दूर जाना पड़ता है और इससे रिटर्न के अनुपात में लागत अधिक आएगी, क्योंकि हमको ज़्यादा डीजल पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, हमको लंबे दूर तक जाने के लिए हमें नाव की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी तरीके से ये नियम हमारे जो है जंगल में लकड़ी काटने, जंगली रबर इकट्ठा करने, पत्थर खोदने आदि व्यवसायों पर भी लागू होता है। जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे मछली उत्पादन में, जैसे कि हमको याट की ज़रूरत पड़ेगी, बोट्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी, स्टीमर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ हम जब अंदर जाएंगे तो हमको डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक की आवश्यकता पड़ेगी जो कि एक्सपेंसिव हो जाएगी, और हम वहाँ से ला करके जो मछली बाजार में बेचेंगे सेम रेट में बिकेगी। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न दोनों लागू हो जाते हैं। उसी तरीके से दूसरे उद्योग धंधे जो हैं, उद्योग में भूमि की अपेक्षा श्रम और पूंजी का अधिक महत्व होता है और इन्हें आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। इसलिए लोगों में काफी देर तक बढ़ते हुए प्रतिफल के नियम लागू रहता है, किंतु एक सीमा के बाद उद्योगों में भी सीमांत उत्पादन में कमी और औसत लागत में वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण प्रतिफल ह्रास नियम लागू होने लगता है। अब जैसे कि एक छोटी सी बात अगर हम आपसे कहें कि हम उद्योग धंधों में, आपने जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उद्योग धंधों में भूमि की अपेक्षा श्रम और पूंजी को हम बढ़ाते जाते हैं। तो हमारे पास भूमि लिमिटेड है, श्रम और पूंजी को हम बढ़ा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। हमने आपसे यही बताया। और उसके बाद जब हम इसको बढ़ाते हैं तो काफी देर तक बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम लागू रहता है, यानी कि हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। लेकिन उसकी भी एक अपनी लिमिट है, और उसकी लिमिट यह है कि जिस वक्त आपके पास, सपोज करिए एक हम आपके उदाहरण के तौर पे हम आपसे कहें, आपके पास एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री आपकी जो है 200 स्क्वायर गज की, बहुत बड़ी बात हम नहीं करते कि हमारे पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है। 200 स्क्वायर गज की एक ज़मीन है, उस पर हमारी फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर हमने मशीन्स लगा रखी हैं, हमारे पास वर्कर है, हमारे पास बहुत बढ़िया संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन हमारा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उससे हम लिमिटेड मशीन्स है ना, उस पर हमारा जो भी प्रोडक्शन होगा वो लिमिटेड होगा। अब हम उसके अंदर अगर हम कोई भी चीज़ बढ़ाते हैं, अगर हम सपोज करिए एक स्टोरी और खड़ा कर ले और एक स्टोरी और खड़ा करके उसमें हम अपनी और मशीन्स लगा दें और हम अपना श्रम बढ़ा दें, उसको हम बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। उसके बाद फिर तो जो हमारे पास एक लिमिटेड ज़मीन के ऊपर हम काम करते हैं तो उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। उसके बाद वहां पर भी कुछ हद तक तो हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस लिमिटेशन को जब हम क्रॉस कर जाते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यहां पर भी लग जाता है, लेकिन यहां पर देर से लगता है। और एग्रीकल्चर और दूसरे नेचुरल जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उसमें जल्दी लग जाता है। फिर इमारतों का निर्माण, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि जब हम घरों का निर्माण कराते हैं तो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो कम पैसे में बनता है, ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ जाते हैं उसकी लागत बढ़ती जाती है। तो हम जितनी इमारत की ऊंचाई बनाई जाएगी, जितनी ऊंची इमारत बनाई जाएगी,
ऊपर की मंजिलों में अनुपातिक व्यय उतना ही अधिक करना पड़ेगा, किंतु नीचे की मंजिल की तुलना में ऊपर की मंजिलों में किराया कम भी मिलता है। इस कारण घटते हुए प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है, यानी बनने में ज्यादा पैसा, किराया कम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लग गया। फिर मिट्टी का बर्तन बनाना, इस कार्य के लिए भूमि को खोद करके मिट्टी प्राप्त की जाती है और जमीन जितनी गहराई से खोदी जाएगी, समय, श्रम और धनराशि की दृष्टि से लागत में निरंतर वृद्धि होती जाती है। अतः मिट्टी के बर्तन बनाते हुए भी यह नियम लागू होता है। इस प्रकार घटते हुए प्रतिफल के नियम जो है एक यूनिवर्सल लॉ है जो उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। अकॉर्डिंग टू विकस्टीड, घटते प्रतिफल का नियम जीवन का वो नियम है तथा कहीं पर भी और सभी स्थानों पर लागू होता है। घटते प्रतिफल का नियम जीवन का नियम है और यह कहीं भी और किसी भी स्थान पर लागू हो सकता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज अ लॉ ऑफ लाइफ एंड एप्लीकेबल एनीवेयर एंड एवरीवेयर। यह आज हमने आपको इसका स्कोप बता दिया, इसके आगे हम कल बताएंगे।